तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 को, ठीक है। क्योंकि मैं यूनिट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपने अभी तक यूनिट 1 यूनिट 2 को कवर कर लिया है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूनिट 7 के बारे में, ठीक है, जिसका यूनिट का नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की, ठीक है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसके अंतर्गत आप एक ही चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है, एक ही चैप्टर को कवर करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या हम हिंदी में कहें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम आज जानेंगे कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है, ठीक है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या है। अभी तक आपने जो ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, किसी ना किसी कॉलेज में आप पढ़ ही रहे होंगे फिलहाल, है ना, किसी ना किसी कोचिंग में होंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ा था। अभी आपने पढ़ा था कि जो लाइट होता है, ठीक है, जो लाइट होता है यानी कि जो प्रकाश है, तो प्रकाश सबसे पहले बताया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। मैं लिखे दे रहा हूं एक बार, सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1637 ईस्वी में, ठीक है ना, 1637 ईस्वी में सबसे पहली बार बताया था कि जो लाइट होता है यानी प्रकाश जो होती है वो कण के रूप में चलता है। किसके रूप में? कण के रूप में चलता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी या न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। तो सन 1637 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने बता दिया कि जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है वो कण के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? कण के रूप में चलता है। और इन्हीं के एक समवर्ती वैज्ञानिक थे, समवर्ती वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, इन्हीं के एक समवर्ती वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेंस, ठीक है, जिनका क्या नाम था? हाइगेंस। तो हाइगेंस ने क्या बताया था उसी समय इन्होंने भी, यानी 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में उसी समय ये बताया था कि जो प्रकाश होता है यानी कि जो लाइट होती है, जो लाइट होती है वो तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। बात क्लियर हो रही है ना। सर आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था 1637 ईस्वी में कि कण के रूप में चलता है। और इन्हीं के जो समवर्ती वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने बताया कि सन 1678 ईस्वी में बताया कि जो लाइट होते हैं यानी प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है। लेकिन उस समय जो हाइगेंस थे इनका औधा इतना बड़ा नहीं था कि कोई न्यूटन की बात को काट सके। सर आइजैक न्यूटन की बात को कोई काट सके, मतलब इतना औधा इनका नहीं बड़ा था कि इनकी बात को कोई मानने को तैयार हो। तो किसी ने इनकी बात को नहीं माना उस समय, जब सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। ये थ्योरी चलते रही कुछ दिनों तक, ठीक है, काफी लंबे समय तक चली। लेकिन बाद में क्या हुआ, सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी में कई कमियां निकली। जैसे परावर्तन के बारे में तो इसकी डिफिनेशन, इसको जो हम थ्योरेटिकल करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं वो तो प्रूफ हो जाता है। जैसे आप डिफ्रैक्शन की बात कर लें, परावर्तन की बात कर लें। लेकिन जब प्रकाश के ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन की बात को प्रूफ करने के लिए कहा गया, तो सर आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी थी, जो सर आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी थी उसको प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है, उसको प्रूफ नहीं कर पाए, वो प्रूफ नहीं हो सका। बात क्लियर हो रही ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर हाइगेंस का जो सिद्धांत था, इनका सिद्धांत थोड़ा प्रचलन में आया, ठीक है ना, इनका सिद्धांत क्या हुआ, प्रचलन में आया। अब जब इनका सिद्धांत प्रचलन में आया तो कुछ ही लगभग 100 साल के बाद, ठीक है ना, लगभग 100 साल के बाद आपके एक और वैज्ञानिक आए, है ना। पहले तो मैं ये भी बता दूं कि जो हाइगेंस का जो सिद्धांत था इन्होंने क्या किया था, इनकी जो थ्योरी थी, हाइगेंस की जो थ्योरी थी वो थ्योरी क्या थी, बात को समझना। इनकी थ्योरी ये थी कि जो प्रकाश होता है यानी कि जो लाइट होता है वो तरंग के रूप में चलता है। और तो जो हाइगेंस की थ्योरी थी, इनकी थ्योरी क्या थी, इन्होंने बताया था कि जो लाइट है यानी जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है ना। और इन्होंने बोला, जब इनसे पूछा गया कि अगर तरंग है, तरंग के रूप में प्रकाश चलता है तो फिर आता कैसे है, ठीक है, पृथ्वी तक कैसे आता है, तो उन्होंने माना कि एक ईथर होता है, ठीक है। इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि एक ईथर नाम की एक क्या होती है, एक ईथर की कल्पना की,
एक ईथर का माध्यम माना, ठीक है। कौन सा मीडियम माना? इन्होंने बताया कि एक मीडियम होता है ईथर, यानी माध्यम कैसा होता है? ईथर माध्यम होता है जो मासलेस होता है, मासलेस होता है यानी भारहीन बोल सकते हैं आप, जिसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें तो घनत्व भी कैसा होता है? बहुत कम होता है। कैसा होता है? बहुत कम होता है। डेंसिटी क्या होती है इसकी? बहुत कम होती है। और जो इसकी इलास्टिसिटी होती है, जो इसकी इलास्टिसिटी होती है ये बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत अधिक होती है। और इसमें क्या होता है? कोई भी प्रकाश है बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से चल सकता है। कोई भी तरंग हो, ठीक है, कोई भी प्रकाश की जो तरंग होगी बहुत ही आसानी से चल सकती है। बात क्लियर हो रही ना? तो इसे हम बोलते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो ये सिद्धांत था हाइगेंस का, लेकिन इनका जो सिद्धांत था न्यूटन के सिद्धांत के आगे सही नहीं माना गया, ठीक है, सही नहीं माना गया। पहले तो हमने सर आइजैक न्यूटन की बात को माना, ठीक है। उनका मानना क्या था कि जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो कण के रूप में चलती है, ठीक है। कुछ समय तक इन्हीं की बात को माना गया, लेकिन बाद में जब प्रूफ नहीं हो पाया तो फिर हाइगेंस की बातों को माना गया। फिर बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि जो लाइट होती है वो तरंग के रूप में चलती है। बात को समझ रहे हो ना? फिर क्या होता है? तरंग के रूप में चलती है। लेकिन अब हम इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है, बात को समझना ध्यान से, जो लाइट होती है उसमें ये दोनों गुण होते हैं, यानी कण का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। कण का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। तो ये जो गुण है इनके, दोहरापन, ठीक है, यानी कि जैसे किसी का कैरेक्टर होता है, दो कैरेक्टर होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, यानी उसके क्या होते हैं? ये दो गुण होते हैं, उसका डुअल नेचर बोलते हैं इसी को, ठीक है। मतलब कोई भी चीज अगर दोहरापन दिखाए, दो चीजों को प्रदर्शित करे एक साथ में, एक विरोधाभास करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं डुअल नेचर। तो यहां पे जो लाइट क्या कर रही है, लाइट क्या कर रही है? दो विशिष्ट गुणों का प्रचलन कर रही है, यानी कण का और तरंग का भी। तो इसी गुण को, लाइट के इसी गुण को, बात को समझना, लाइट के इसी गुण को हम बोलते हैं डुअल नेचर। क्या बोलते हैं? डुअल नेचर। डुअल नेचर यानी द्वैत प्रकृति। तो बात क्लियर हुई कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती है। यानी कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति यानी जो प्रकाश होता है, प्रकाश की किरण होती है या विकिरण होती है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? कण का भी यानी गुण होता है और तरंग यानी दोनों का गुणों का प्रदर्शन करती है। इसी गुण के कारण हम विकिरणों, जो लाइट होता है उसे बोलते हैं डुअल नेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसका? इसी गुण को हम बोलते हैं डुअल नेचर। बोलो बात क्लियर है ना? अगर बात समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है ना? तो अब देखते हैं हम आगे अगली टॉपिक को। तो अगला टॉपिक आपके पास आएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कौन सा है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है आपके पास प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से पहले मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ये घटना कहां से शुरू हुई, ठीक है। ये जो घटना हुई कहां से स्टार्ट हुई? देखिए, सन 1887 में, सन 1887 ईस्वी में सबसे पहले हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक थे, हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब विद्युत विसर्जन नलिका, बात को समझना, जब विद्युत विसर्जन नलिका, विद्युत विसर्जन नलिका, ठीक है, इसमें अगर हम ऋण प्लेट को, बात को समझना, ऋण प्लेट को या ऋण प्लेट पर हम अल्ट्रा वायलेट रेज को डालें, यानी यूवी किरणों को डालें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूवी रेज, है ना। तो अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेज को डालें, ऋण प्लेट पर अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेज को डालें तो क्या होगा कि विद्युत विसर्जन जो
होगा ना, है ना, जो विद्युत का विसर्जन होगा, विद्युत विसर्जन आप समझ रहे होंगे, दो तारों को रखना पास में जिसमें करंट आ रहा हो, करने की कोशिश नहीं करना है ना, ऐसा कभी प्रैक्टिकल ना करना जिससे आपको खतरा हो। तो दो तारों को जिसमें मेन तार हो, अगर उनको दूर से थोड़ा दूरी पर लेके आते हैं ना, पास में बिल्कुल टच नहीं करना है, थोड़ा दूर पे रखना है, तो उसमें जो करंट फ्लो नहीं होता है तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में, है ना, तो वही होता है विद्युत विसर्जन नलिका। दो तार को आपस में लेके आना, थोड़ा दूरी बनाए रखना उससे, तो दूरी बनाए रखेंगे तो उसमें क्या होता है, विद्युत विसर्जन नलिका स्पार्किंग जिसे बोलते हैं, तो बहुत सुगमता से होता है। ऐसा इन्होंने देखा, किसने देखा, हर्ट्ज ने देखा, ठीक है, ऐसा हर्ट्ज ने देखा। हर्ट्ज को देखने के बाद में 1 साल हो गया लगभग, ऐसा बोल के वो चले गए, ठीक है। अब 1 साल बाद बात कर रहे हैं, अब 1 साल के बाद की, तो 1 साल बाद, 1 साल बाद हालवेस नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए, हालवेस नामक वैज्ञानिक, हालवेस नामक एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब हम ऋण प्लेट पर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब हम ऋण प्लेट पर कोई यूवी किरणें डालते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, ठीक है, डालते हैं, तो परिपथ में, तो इन्होंने बता दिया कि जो सर्किट होता है ना, सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है, सर्किट में धारा फ्लो होने लगती है, यानी धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। और क्या बताया, और इन्होंने ये बताया कि अगर हम धन प्लेट पर जब यूवी किरणें डालते हैं तो सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन ये जो कारण थे क्यों नहीं प्रवाहित होती है, इन सब रीजन, ये जितने भी रीजन हो रहे थे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना, तो इन रीजन्स का कारण नहीं बता सके, इन रीजन्स का कारण हालवेस नहीं बता सके। तो फिर ये बात यहीं पे लगभग 10 साल तक समाप्त रही, 10 साल तक ये बात यहीं तक समाप्त रही, इसके आगे कुछ नहीं हुआ 10 साल पहले तक। जैसे 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद जे टॉमसन ने, ठीक है ना, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज की तो इन्होंने 10 साल के बाद ये जो मुर्दा, जो भी ये बातें चल रही थी, है ना, जो गड़ा हुआ मुर्दा था, इसे उखाड़ने की कोशिश की इन्होंने, और उखाड़ के इन्होंने बोला कि जो जे टॉमसन थे, इन्होंने बोला कि जो ये जो सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, जो सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, वो बच्चा इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, ठीक है ना, जो सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित हो रही है। इतना कह के ये तो निकल लिए भाई साहब, है ना, ये भाई साहब तो निकल गए वहां से। फिर क्या हुआ, लगभग 2 साल बाद, ठीक है, ये घटना थी 1898 की लगभग, ठीक है, 1898 ईस्वी की, लगभग 2 साल बाद, यानी कि 1900 की बात कर रहे हैं अब, है ना, तो 1900 ईस्वी में लेनार्ड नामक एक वैज्ञानिक हुए, लेनार्ड नामक एक वैज्ञानिक हुए, बात समझ में आ रही ना, लेनार्ड नामक एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या बताया कि जब ऋण प्लेट पर, मान लो एक ये ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट हो गई, ठीक है, 2 प्लेटें हो गई, तो ऋण प्लेट पर जब कोई प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं या अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या बताया कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन प्लेट पी की ओर चलने लगते हैं। किधर चलने लगते हैं, प्लेट पी की ओर चलने लगते हैं, जो धनावेश होती है, जिस पर क्या होता है, धनावेशित होते हैं, जिस पर धनावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्लेट पी पर धनावेश, दोनों अपोजिट चार्ज थे। जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ाएंगे आपस में, है ना, अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। जब अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो वो क्या होंगे, विद्युत बल के कारण प्लेट पी की ओर खींचे जाएंगे, है ना, जब खींचे जाएंगे तो क्या होता है, ऐसे परिपथ पूर्ण हो जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। बात क्लियर है।
लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर यही अल्ट्रावायलेट रेज अगर हम प्लेट पी पर डालें, ठीक है ना, किस पे डालें, प्लेट पी पर डालें, तो यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्लेट पी जो नेगेटिव प्लेट थी उस पर भी आवेश कैसा होगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तब धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्लेट पी तक नहीं पहुंच पाते हैं। बात क्लियर है ना। तो ये था आपका थोड़ा सा चर्चा का विषय, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है या धातु की कोई एक प्लेट है। कैसे प्लेट है, धातु की है या मेटल की है। ये प्लेट जो है वो कैसी है, मेटल की है। बात क्लियर है ना। अब जब क्या होता है कि इस प्लेट पर कोई अगर हम प्रकाश किरणें डालें, ठीक है, कोई प्रकाश किरणें डालें या यूवी रेज डालें, तो आपको मालूम होता है कि जो मेटल होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे तो छोड़ के जा नहीं सकते, है ना। कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, तभी तो आप छोड़ के जा सकते हो। जैसे अब इलेक्ट्रॉन मान लो कि इस सरफेस पे क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस सरफेस पे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इन्हें कुछ इतनी एनर्जी चाहिए, कोई निश्चित एनर्जी चाहिए जो ये मेटल की सरफेस को छोड़ सके। ये आपका क्या होगा, सरफेस होगा। मेटल का क्या होगा, सरफेस होगा। तो इस सरफेस को छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन ये एनर्जी, उतनी ही एनर्जी कैसे प्राप्त होगी, तो एक निश्चित आवृत्ति का जब हम डालेंगे, ठीक है, जो तरंगे होंगी एक निश्चित आवृत्ति की होंगी। बात को समझना, जब एक निश्चित आवृत्ति की होंगी तभी ये क्या करेंगी, ये तरंगे जैसे अगर मेटल पे टकराएंगी तो मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो यहां से क्या हो जाएंगे, मुक्त होके बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, मुक्त होकर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सरफेस से बाहर निकलने लगेंगे। बात क्लियर है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब अगर कोई मेटल की प्लेट है तो मेटल की प्लेट पर अगर कोई निश्चित आवृत्ति की अल्ट्रावायलेट रेज डालें, यानी पराबैंगनी किरणें डालें, तो सरफेस यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। तो ये जो टोटल घटना घट रही है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बोलो, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप अपने खास मित्रों के साथ में इस वीडियो सेशन को या लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगले टॉपिक की हम बात करें, क्योंकि अब लेनार्ड की बात कर रहे थे अभी, तो अब हम बात करेंगे हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण की, जो उन्होंने बताया था। इतना तो मैंने आपको इसलिए बताया कि उन्होंने ऐसा सा बता के चले गए, लेकिन प्रेक्षण भी तो किए होंगे, है ना, कुछ ना कुछ प्रेक्षण किए होंगे। तो आइए उन प्रेक्षणों को देखते हैं। तो हर्ट्ज तथा लेनार्ड ने क्या किया कि जो प्लेटें थी P1 और P2, जो आपको डायग्राम में दिख रही होंगी, है ना, तो जो प्लेटें P1 व P2 थी, तो इन प्लेटों को क्या किया, विभिन्न प्रकार की धातुओं की यूज की, है ना, विभिन्न प्रकार की धातुओं की यूज की। हम एक बार लिखे दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार की धातुओं या धातुएं की यूज की, है ना। और जो लाइट रेज यानी प्रकाश किरणें, हम लिखे दे रहे हैं आपको, है ना, जो प्रकाश किरणें होती हैं, तो प्रकाश किरणें क्या, इनकी जो तीव्रताएं थी, तो विभिन्न प्रकार की तीव्रताओं का यूज किया। तीव्रताएं भी कैसे ली,
डिफरेंटली यानी भिन्न भिन्न प्रकार की ली, है ना। उसके बाद में क्या किया, इन्होंने अनेक परिणाम प्राप्त किए। हर बार मतलब एक बार कहीं 2 गुनी इंटेंसिटी ली, कभी आधी ली, कभी 3 गुनी ली, है ना। और धातुओं को क्या करते रहे, चेंज करते रहे। उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने विभिन्न परिणाम प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम परिणाम की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। तो डायग्राम को समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए इन्होंने क्या किया, इसमें 2 प्लेटें P1 व P2, बात समझ में आ रही है ना। 2 प्लेटें P1 व P2 निर्वातित नलिका में, ठीक है। जो आपको ये नलिका टाइप की दिख रही है, ये वाली, ये जो दिख रही है पूरा आपका जो आकार दिख रहा है, तो एक निर्वातित नलिका ली, जिसमें निर्वातित नलिका का मतलब ये होता है, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से आप देख लेना ध्यान से। जो निर्वातित नलिका होती है, निर्वातित जो नलिका होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई एयर नहीं होगी। इस नलिका में कोई भी एयर नहीं होगी। एयर क्या होगी, नहीं होगी। बात आ रही है समझ में, कोई भी एयर नहीं होगी। तो ऐसी नलिका में इन्होंने क्या किया, 2 प्लेटें P1 और P2 ली और कुछ दूरी पर लगा दी, ठीक है, कुछ दूरी पर लगा दी। प्लेट P1 को इन्होंने क्या किया, एक क्वार्टर्स की खिड़की यानी W के सामने रखा, जहां से हम प्रकाश किरणें आसानी से इस पर आपतित कर सकें। क्लियर है ना। फिर क्या किया इन्होंने, प्लेटों का जो संबंध है वो एक अमीटर यानी अमीटर ए के द्वारा, ये आपका जो दिख रहा है जहां पे ये प्लग दिख रहा है 1 1 2 2, जो आमने सामने दिख रहा है 2 2, इसका मतलब ये है प्लग 2, और ये सामने जो 1 1 दिख रहा है इसका मतलब है प्लग 1। क्लियर है ना। तो ये होता है दिक् परिवर्तक सी। क्या होता है ये होता है बच्चा आपके पास दिक् परिवर्तक सी। तो हम इसे लिख सकते हैं दिक् परिवर्तक सी। और दिक् परिवर्तक सी की सहायता से क्या किया गया, विभव विभाजक से संबंध कर दिया गया। विभव विभाजक का क्या काम होता है, विभव विभाजक क्या करता है कि अगर कोई भी परिपथ है, तो परिपथ में जो भी पोटेंशियल हो रहा है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, उसको विभव विभाजक के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। क्लियर है ना, कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसी पोटेंशियल को मापने के लिए, इन्होंने क्या किया, एक वोल्टामीटर V का यूज कर लिया, ठीक है ना, वोल्टामीटर V का यूज कर लिया। क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक क्लियर है ना। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार की धातुएं ली और उन विभिन्न प्रकार की धातुओं पर विभिन्न प्रकार की तीव्रताओं की प्रकाश किरणें डाली। उसके बाद में अनेक परिणाम प्राप्त किए। जो आपको मैंने डायग्राम समझा दिया, ये डायग्राम भी हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो उन्होंने पहला परिणाम निकाला कि प्रकाश की जो तीव्रता थी, इस पर कैसे डिपेंड करता है परिपथ। जो परिपथ में धारा चलती है या प्रवाहित होती, फ्लो होती है, वो प्रकाश की तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। आइए सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्लग 1 1 लगाते हैं, बात को समझना ध्यान से, जब हम प्लग 1 1 लगाते हैं, क्या लगाएंगे, 1 1 लगाएंगे, तब 1 1 लगाएंगे, तो देखो जब भैया ये प्लग 1 1 लगा दिया, ये टच हो जाएगा, ये प्लग 1 है। तो जब प्लग 1 को लगाएंगे तो ध्यान से समझना, जो प्लेट P1 होगी, प्लेट P1 होगी ऋण विभव पर, कैसे वोल्टेज पे होगी, नेगेटिव वोल्टेज पे होगी। और जो प्लेट P2 है, जो प्लेट P2 है, वो क्या हो जाएगी, धन विभव पर हो जाएगी, यानी प्लस वोल्टेज पे हो जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। तो जब ये हो जाएगा तो प्रकाश किरणें जब प्लेट P1 पर डाली जाएंगी, प्रकाश किरणें प्लेट P1 पर जब डाली जाएंगी, तो मेटल पर जैसे कोई प्रकाश किरणें पड़ेंगी, तो उस मेटल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये उत्सर्जित होने लगेंगे, क्योंकि इन पर ऋणावेश है। प्लेट P2 है धनावेश, तो बोलो अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी, कर लेगी ना। तो जैसे आकर्षित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगी, तो प्लेट P2 पर जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। तो परिपथ में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। परिपथ में क्या होगा बच्चा, तो परिपथ में बच्चा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। तो इस प्रकार क्या होगा, जो करंट फ्लो होता है, जो धारा प्रवाहित होती है, इसी धारा को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा, ठीक है। एक अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचेंगे, धारा उतनी बढ़ती जाएगी।
जब सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे सब प्लेट P2 पर पहुंच जाएंगे, तो धारा कैसी हो जाएगी, जो प्रकाश वैद्युत धारा होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इस अधिकतम प्रकाश वैद्युत धारा को, ठीक है, इस अधिकतम प्रकाश वैद्युत धारा को हम बोलते हैं संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। बोलो बात क्लियर है, बात यहां तक क्लियर है ना। तो देखो अब हम वोल्टेज कितना भी बढ़ाएं, बात समझना, अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाया हमने, अब कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें, जो इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन वो पहले ही प्लेट P2 पर पहुंच चुके थे, तो अब धारा क्या हो रही, धारा का मान कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा, जितनी धारा थी उतनी रह रही परिपथ में, ठीक है। कितना भी हम विभव बढ़ा दें, पोटेंशियल बढ़ा दें परिपथ का। फिर हमने क्या किया, या लेनार्ड का परीक्षण की बात करें तो लेनार्ड भैया ने क्या किया होगा कि जो प्रकाश की किरणें होती है, यानी प्रकाश किरणों की तीव्रता, प्रकाश जो किरणों की तीव्रता थी, किरणों की जो तीव्रता थी, मान लो पहले क्या थी, आई थी, अब इन्होंने इस तीव्रता को क्या किया, इस तीव्रता को कर दिया भैया 2 गुना। तो इस तीव्रता को उन्होंने क्या किया, कर दिया 2 गुना। तो परिपथ में जो धारा थी, जो परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा था, तो वो करंट फ्लो जो परिपथ का था वो धारा हो गई बच्चा उसमें 2 गुना। मान लो पहले आई थी तो बाद में कितनी हो गई, 2i होगी। कुल मिला के जैसे प्रकाश की तीव्रता हमने डबल की तो धारा कितनी हो गई, उतने ही गुने में बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया कि जो प्रकाश किरणों से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, बात समझ लेना, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर है, उत्सर्जन की दर वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने मतलब अगर हमने तीव्रता 2 गुना किया तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर कितनी हो गई, 2 गुनी। हमने प्रकाश किरणों की तीव्रता को 4 गुना किया तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर हो गई 4 गुनी। बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है ना यहां तक। तो ये था प्लग 1 1 लगाने का मैटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लग 2 2 की स्थिति में, ठीक है, प्लग 2 2 की स्थिति में, ठीक है, प्लग 2 2 की स्थिति में। तो उस बार हमने क्या किया था, 1 1 को लगाया था, इस बार हम क्या करेंगे, 2 और 2 को लगाएंगे। देखना जब 2 2 को लगाएंगे, अब प्लेट 1 कैसी थी, प्लेट 1 थी भैया आपके पास, अब प्लेट जो P1 है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है यहां तक। और जो प्लेट P2 है तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ये कैसे हो जाएगी, नेगेटिव वोल्टेज की हो जाएगी। तो जैसे ही जब हम प्रकाश किरणें डालेंगे प्लेट P1 पर, ठीक है ना, प्लेट P1 पर डालेंगे तो प्लेट P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे, कारण समझ लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और प्लेट P2 पर भी है नेगेटिव चार्ज। तो बताओ माइनस माइनस यानी सजाती जो चार्ज होंगे वो क्या करते हैं, रिपल करेंगे ना। अगर विपरीत प्रकार के होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो रिपल हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या होती है कि परिपथ में धारा अचानक शून्य नहीं होती। परिपथ में जो धारा होती है वो अचानक शून्य नहीं होती। जब हमने ऐसा किया तो जो करंट थी परिपथ में वो करंट शून्य नहीं हुई, शून्य नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉनों में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनकी क्या होती है, इनकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती होगी। तो कुछ ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो प्लेट P2 पर पहुंच जा रहे होंगे, प्लेट P2 पर पहुंच जा रहे होंगे। और जब प्लेट P2 पर पहुंच जा रहे हैं तो परिपथ में कुछ ना कुछ क्षीण धारा यानी छोटी सी सूक्ष्म धारा बहेगी यानी प्रवाहित होगी। बोलो बात क्लियर है, ठीक है ना। तो जब कुछ सूक्ष्म धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि विभव को धीरे धीरे और निगेटिव करेंगे, ठीक है, निगेटिव करते जाएंगे। जो वोल्टेज था और निगेटिव करेंगे और निगेटिव करेंगे तो एक ऐसा विभव होगा, एक निगेटिव वोल्टेज एक ऐसा होगा, लिख दे रहे हैं मैं आपके लिए कि जो निगेटिव वोल्टेज होगा
एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज होगा जिस पर, ठीक है, जिस पर प्लेट P2 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। यहां तक जब कोई इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंचेगा, किस विभव पर नहीं पहुंचेगा, तो एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज होगा जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे नेगेटिव वोल्टेज को ध्यान से समझना, ऐसे नेगेटिव वोल्टेज को हम निरोधी विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। निरोधी विभव। तो ऐसे विभव को हम क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। यानी ऐसा विभव जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अन्य प्लेट पर नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर है वो तो रहेगी, लेकिन क्या होगा, उसको बांधे रखेगा, प्लेट P2 पर नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इस परिपथ को जब हम चलाए रखते हैं, जब निरोधी विभव लग जाएगा तो निरोधी विभव के कारण हमें यह समझ में आया, अब अगर हम प्रकाश की तीव्रता, ध्यान से समझना, अभी हमने क्या किया था, प्रकाश की तीव्रता जब हमने बढ़ाई थी, दोगुनी की थी, तब क्या हुआ था, धारा क्या हो गई थी, दोगुनी हो गई थी। अब प्रकाश की तीव्रता अगर हम बढ़ा लें, ठीक है, कितना भी बढ़ा लें, तब भी जो परिपथ है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अब यहां से हमें पॉइंट क्या मिल रहा है, समझना उसको ध्यान से। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है। बोलो, बात क्लियर? तो हमारे पास अभी तक 2 पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। पहला आपको क्या प्राप्त हुआ था? पहला बच्चा आपको यह प्राप्त हुआ था कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है, वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बोलो, बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? तो देखें अगला टॉपिक। अब इसी पे हम देखते हैं कि दूसरा जो उन्होंने परीक्षण किया था, उन्होंने फिर ये चेक किया कि जो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कैसे करता है, जो प्रकाश है वो आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया कि जब निरोधी विभव लगा देते हैं, निरोधी विभव के लगे रहने पर, निरोधी विभव पर, ठीक है, तो निरोधी विभव जब लग रहा था, जो हमने लगाया परिपथ में, तब तक क्या हुआ कि जब हमने प्रकाश की तीव्रता 2 गुनी की या 3 गुनी की या 4 गुनी की, तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हुई। ठीक है ना, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन हमने क्या किया, जो प्रकाश किरण थी, यानी प्रकाश किरण की अगर हमने, जो प्रकाश किरण थी, तो प्रकाश किरण की पहले जो तीव्रता बढ़ा रहे थे, अब हमने क्या किया, आवृत्ति बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? आवृत्ति को थोड़ा इंक्रीज किया। तो आवृत्ति को जब इंक्रीज किया, तो हमने देखा कि फिर से जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से जो चलने वाले इलेक्ट्रॉन है P1 वाले, तो P2 पर क्या हो गया, फिर से कुछ ना कुछ धीरे धीरे पहुंचने लगे, यानी परिपथ में फिर से कुछ ना कुछ क्षीण धारा बहने लगी। ठीक है, परिपथ में कुछ ना कुछ क्षीण धारा बहने लगी। तो इससे लेनार्ड भाई साहब ने, लेनार्ड वैज्ञानिक जी ने क्या किया, एक और निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनकी गतिज ऊर्जा होती है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनकी गतिज ऊर्जा होती है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। बोलो, पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है ना, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये जो आवृत्ति है, ये जो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है या न्यूनतम आवृत्ति है, तो इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं? न्यूनतम आवृत्ति। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यह वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे क्या हो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या प्रकाश उत्सर्जन बढ़ जाए या पुनः धारा प्रवाहित हो, या जिससे हम पुनः धारा प्रवाहित कर सके, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा हम परिपथ में धारा प्रवाहित कर सकें। ठीक है, परिपथ में धारा
प्रवाहित कर सके, ठीक है ना, तो इस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। क्या बोलेंगे बच्चा? देहली आवृत्ति। बोलो क्लियर है ना? यानी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित करने में या प्रवाहित कर सके तो देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को, बात समझना, देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को, संगत तरंग दैर्ध्य को, तरंग दैर्ध्य को हम बोलते हैं देहलीय तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य। बोलो दोनों पॉइंट क्लियर हैं? दोनों पॉइंट क्लियर है ना? तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला आता था, जहां पे निरोधी विभव लगाते हैं, वहां पे फार्मूला आ जाएगा गतिज ऊर्जा के लिए ई के, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वी नॉट। वी नॉट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वी नॉट है बच्चा निरोधी विभव। वी नॉट क्या है? निरोधी विभव। अब हम देहली आवृत्ति और ये जो देहली तरंग थे इसमें रिलेशन बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि फार्मूला होता है न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, ठीक है, न्यू बराबर सी अपान लैम्डा। अगर न्यू मिनिमम है, न्यू अगर मिनिमम है, न्यू का मतलब आवृत्ति अगर मिनिमम है, तो बताओ लैम्डा क्या होगा? लैम्डा मैक्सिमम होगा। लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना? तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं तक हम रखने वाले हैं। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छे पसंद आ रहे हैं या समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को आप क्या करिए, अपने खास मित्र या जो आपके लंगोटिया यार होते हैं ना, उनको भेज दीजिए, जिससे वो भी इस चैनल से क्लास 12th का जो चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं या यूनिट वाइज जो आप पढ़ रहे हैं उसका लाभ उठा सके। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।